हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 12 फिजिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें क्लास 12 की पूरी फिजिक्स बिल्कुल बेसिक से लेके जेई एडवांस तक पढ़ाई जाएगी बेटा। ये लेक्चर सीरीज उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी 11th पास करके 12th में आए हैं और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, या एंड जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जैसे जेई मेंस, नीट, जेई एडवांस का पेपर भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होगा। और वो स्टूडेंट भी जो 12th पास कर चुके हैं इस साल और वो ड्रॉप ले रहे हैं ताकि वो नीट जेई मेंस और जेई एडवांस का पेपर दे सकें, तो उन स्टूडेंट के लिए भी ये लेक्चर सीरीज काफ़ी उपयोगी होगी, क्योंकि इस लेक्चर सीरीज में हम पूरा बेसिक से लेके जेई एडवांस तक के पूरे कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर सीरीज में हम जिस बुक को फॉलो करेंगे बेटा, वो बुक लिस्ट ये है। पहली जो बुक होगी वो क्या होगी बेटा? एनसीईआरटी। पहली जो बुक होगी एनसीईआरटी क्लास 12, दोनों पार्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये हमारी फर्स्ट बुक होगी। दूसरी बुक होगी बेटा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। और तीसरी बुक आई इरोडो। और चौथा जेई एडवांस PYQ। ये बुक लिस्ट है बेटा। तो इन बुक का इसी बुक के अंतर्गत हमारी स्टडी होगी। तो जो पहली बुक है एनसीईआरटी, उससे हम लोग जब कोई चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँगा, या जब मुझे ज़रूरत लगेगी, जब मैं आपको लोगों को बोलूँगा कौन कौन से पेज या कौन कौन से चैप्टर पढ़ के आना है, पढ़ के ही वीडियो देखना है, तो उन सारे चैप्टर को रीड करने के बाद ही वीडियो देखिएगा। उसके बाद ये जो 3 बुकें होंगी, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, आई इरोडो एंड जेई एडवांस PYQ, इससे मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में क्वेश्चन सॉल्व करने को दूंगा, जिसको आप लोग ईमानदारी से सॉल्व करके आंसर को कमेंट में लिखेंगे। ठीक है। तो ये जो बुक है इसी के अंतर्गत हमारी स्टडी होगी। और जो हमारे इस लेक्चर सीरीज में जो लेक्चर्स होंगे वो लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर एक क्रम में पोस्ट किए जाएंगे। और आपको ऐसा निर्देश दिया जाता है कि आप जिस भी चैप्टर को उठाएं, उस चैप्टर के सारे लेक्चर को बिल्कुल एक से स्टार्ट करके लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कॉपी पेन लेके ही वीडियो लेक्चर देखें, और जब आपको बोला जाता है कि सिस्टम पोज करके इस क्वेश्चन को सेल्फ अटेंड करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें, तो उस निर्देश को बिल्कुल फॉलो करना मस्ट है, अन्यथा आप लेक्चर को मत ही देखें। ठीक। क्योंकि जब तक आप अपने आप को, अपने पोटेंशियल को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं, एक्सप्लोर नहीं करते हैं, तो आपका पोटेंशियल क्या करेगा? क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पोटेंशियल है वो दिन प्रतिदिन घटता जाएगा और आपके साथ बहुत गलत रिजल्ट मिलेगा उसका। ठीक है, आपके साथ बहुत अच्छा कुछ नहीं होगा।
ठीक, इसलिए अपने आप को पहले अच्छे से एक्सप्लोर करें क्वेश्चन के साथ, फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें। ठीक, तो आज आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे, और एक क्लास 12th का हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहीं से हम लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे समझो ए हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पे दो ब्लॉक हैं, ए ब्लॉक 1 है और एक ब्लॉक 2। दोनों हम सपोज ए क्या है, m1 मास है इसका, इसका m2 मास है। अब ये दोनों बेटा एक दो बॉडी हैं और इनका कुछ मास है, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। और हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं कि दो ऑब्जेक्ट जिनके पास कुछ मास होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कुछ एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, और वो अट्रैक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है। अब यहाँ दोनों बॉडी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है एफ, और सेम अमाउंट का फोर्स एफ ए भी लगा रहा है, और दोनों फोर्स एक ही लाइन ज्वाइन में, एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, तो क्या ये दोनों फोर्स अपोजिट फोर्स हैं, तो क्या एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? ये दोनों अपोजिट हैं, इक्वल है, एक ही लाइन के एलॉन्ग है, क्या एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स दो अलग अलग बॉडी पे वर्क कर रहे हैं। ठीक, तो जो हमारा अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो यहाँ पे m1 ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे m2, और साथ साथ इस फोर्स का रिएक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स n1, और इसका क्या आ जाएगा n2। कभी भी वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस नहीं करेंगे, तो इनको कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन कितना लगेगा बेटा? जितने की जरूरत हो, जितना ये एफ है उतना ही एफ लगेगा जितनी की जरूरत होगी। ठीक, और नेचर चीजों को बैलेंस करके रखती है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इतना वीक होता है कि क्या किससे बैलेंस हो जा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस हो जा रहा है। और कितना ये ग्रेविटेशनल पुल कितना वीक होता है, इसको अभी हम लोग देखते हैं। जो एफ होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? जी m1 m2 आर स्क्वायर। और जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 6.67 इंटू 10 पे पावर -11। और m1 को मान लेते हैं कि इसको भी मान ले 1 kg है, और साथ साथ इसको भी क्या माने, ये भी 1 kg मान लेते हैं। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 डिवाइड बाई, और ये मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन 10 सेंटी मान लेते हैं, यानी 0.1 मीटर मान लेते हैं दोनों के बीच का सेपरेशन। तो 0.1 का स्क्वायर, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है बेटा? 6.67 इंटू 10 पे पावर -9 न्यूटन। ये फोर्स क्या है? बहुत लेस अमाउंट है। और कितना कम फोर्स है इसको एक अंदाजा से देखते हैं। सपोज करो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान ले। ठीक है, 9.8 होता है, लेकिन हम अपने सहूलियत के लिए इसको क्या रखें? 10 ही रखें। जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में 10 ही रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो कितने मास के वेट के बराबर होगा? तो यहाँ पे देखो, अगर इसको F इक्वल टू एम जी होता है, अगर जी से डिवाइड कर दें तो ये एम आ जाएगा, और ये मास कितना हो जाएगा? 6.67 इंटू 10 पावर, अगर 10 से डिवाइड किए तो 10 kg। और ये इतना कम मास है बेटा, यानी ये इतना कम है कि हमें दिखाई भी नहीं देगा। अप्रॉक्स बैक्टीरिया का मास
के करीब इसका मास है। यानी जो मास हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, बैक्टीरिया के मास के बराबर मास है, उतना ही ग्रेविटेशनल पुल इन दोनों के बराबर, जो जो वेट, जो ये बैक्टीरिया के बराबर जो वेट है, उतना ही फोर्स ये दोनों 1 kg के ब्लॉक आपस में लगा रहे हैं, जो क्या है, बहुत कम है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वेरी वीक इन नेचर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक। और ये क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। और दो ऑब्जेक्ट के लाइन, अगर पॉइंट मासेस हैं तो उनके लाइन ज्वाइनिंग के एलांग ही ये वर्क करता है, लगता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमें 6-7 में एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। दो स्ट्रा को क्या एक सेम क्लास से रब किया जाता है, उसके बाद इसको ऐसे रख के, और रब जो इंड रब किया गया हो उसको एक दूसरे के पास लाते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों स्ट्रा एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और ये जो रखा हुआ स्ट्रा है वो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ठीक है, यानी जो बॉडी है बेटा, ग्रेविटेशनल के वजह से वेरी वीक अट्रैक्शन फोर्स आता है, बट वो क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल भी करती है। दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा कंसेप्ट ऑफ चार्ज आया। यानी दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए किसका कंसेप्ट आया बेटा, कंसेप्ट ऑफ चार्ज। और साइंटिस्टों ने देखा, या फिर ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि जो सेम चार्ज होते हैं, जो जो पॉइंट, दो बॉडी अगर सेम नेचर के चार्ज है दो बॉडी पे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करते हैं। और अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और हमेशा एक जो चार्ज बॉडी होगी, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज हो, न्यूट्रल बॉडी को हमेशा क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। यानी कंसेप्ट ऑफ चार्ज कैसे आया बेटा, जो दो बॉडी के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या इंट्रोड्यूस हुआ, चार्ज का कंसेप्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। चार्ज, कोई बॉडी कैसे चार्ज हो सकती है, तो दो वे होता है बॉडी को चार्ज होने का। पहला फ्रिक्शन, यानी दो बॉडी को क्या किया जाए, रब किया जाए, तो उससे भी वो चार्ज हो जाती है। दूसरा इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। अगर दो बॉडी है, अगर एक चार्ज बॉडी है एक न्यूट्रल बॉडी के पास जाता है, जो चार्ज बॉडी है उसमें क्या करता है, जो चार्ज होता है वो क्या करता है, अपोजिट चार्ज दूसरे इंड पे चला जाता है, और सेम चार्ज दूसरे इंड पे चला जाता है, और अपोजिट चार्ज क्लोज वाले इंड पे आ जाता है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज है, इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। इसी वजह से जो चार्ज बॉडी होती है वो न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर लेती है। किसके वजह से बेटा, ड्यू टू इंडक्शन। तो अपने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में जो चार्ज, अगर कोई चार्ज इन रेस्ट है, चार्ज क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, और अपने सराउंडिंग में जो चार्ज, दूसरे चार्ज जो रेस्ट में है, उनसे किस तरह इंटरेक्ट करता है, इसकी स्टडी बेटा हम लोग अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में करते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रो यानी चार्ज इन रेस्ट, और दूसरे चार्ज से वो कैसे इंटरेक्ट करता है, इसी का स्टडी है। ठीक, तो शुरुआती दिनों में बेटा अगर हम लोग मैग्नेट भी देखें, तो मैग्नेट में बोलते थे कि इसमें क्या एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये कहते थे कि नॉर्थ पोल सेम पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इन दोनों को मैग्नेटिज्म जो है मानते थे कि ये क्या एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, जिसके वजह से क्या करता है, किसी वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, या फिर आयरन जैसे ऑब्जेक्ट जो फेरोमैग्नेटिक है उससे क्या करता है,
आपस में उसको भी क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या किया जाता था, अलग अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे। अभी भी हम लोग 12th लेवल में दोनों को अलग अलग चैप्टर में ही पढ़ते हैं। बट एक अभी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो अभी थोड़ा कम समझ में आएगी, लेकिन जैसे ही पूरे लेक्चर खत्म हो जाएंगे 12th क्लास के, फिर से इस लेक्चर को देखोगे तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये स्टोरी है, ज्यादा साइंटिस्ट का नाम नहीं लूंगा, बस एक ब्रीफ बता रहा हूँ कि ऐसा देखा गया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है या करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्या कर रहा है, मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। यानी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और बाद में फैराडे आए, उन्होंने बताया कि जो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। जो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो किसका सोर्स है बेटा, ईएमएफ का सोर्स है। ठीक है, और उन्होंने फिर मैक्सवेल ने अपने इक्वेशन दिए। मैक्सवेल ने अपने बहुत 5 6 7 या कह सकते थोड़े से इक्वेशन दिए। उसमें उन्होंने ये बताया कि जो जिस तरह से टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड इस सोर्स ऑफ ईएमएफ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, उसी तरह टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसका सोर्स है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का। यानी हमारा मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। तो जो हम लोग मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको हम लोग एक चैप्टर में पढ़ने लगे, एक चैप्टर के रूप में जानने लगे, और इसको क्या बोला गया बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला गया। बाद में एक साइंटिस्ट आए आइंस्टीन, उन्होंने 1905 में अपने ऑब्जर्वेशन दिए कि जिसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो वो किसी दूसरे फ्रेम से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बिहेव करता है, जो जिसे तुम मैग्नेटिक फील्ड कहते हो वो किसी दूसरे फ्रेम से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा बिहेव करता है। तो जिसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो, मैग्नेटिक फील्ड कहते हो, वो दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो एक ही चीजें हैं। और बाद में इसको क्या बोला गया बेटा, और उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोला। उसे क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोला। और मैक्सवेल और उन्होंने भी क्या दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी दी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी की वजह से जो आज फास्ट कम्युनिकेशन हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है, जो हम लोग मोबाइल देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वजह से ही पॉसिबल हुआ। और जब तुम फिजिक्स को एज ए कैरियर आगे लेके जाओगे, प्रोसीड करोगे, तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबको एक ही चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, और उससे क्या बोला जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अभी हम लोग अपने 12th लेवल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट वाले हिस्से को अलग पढ़ेंगे, और मैग्नेटिज्म वाले हिस्से को क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अब हम लोग चार्ज ऑफ कंसेप्ट समझ गए। अभी हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ चार्ज। उसमें हम लोग पहला टर्म पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें पहली प्रॉपर्टी, तो बेटा एक कोई भी मटेरियल है अगर वो चार्ज होता है तो किसके वजह से चार्ज होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी मटेरियल है वो चार्ज
तभी हो सकता है जब वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन का गेन करे या इलेक्ट्रॉन को लूज करे। जब कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जब कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी ए मटेरियल अचीव चार्ज बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अचीव्ड बाय आइदर फ्रिक्शन, जिसे रबिंग बोलते हैं, या फिर इंडक्शन। यानी कोई भी चार्ज, कोई भी बॉडी को चार्ज होने का दो कंडीशन है, या तो फ्रिक्शन के वजह से चार्ज हो सकता है या फिर इंडक्शन के वजह से चार्ज हो सकता है। दोनों केस में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है। तो इसको लिखेंगे बेटा, ए मटेरियल अचीव चार्ज बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन it achieved by friction that is rubbing or इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। तो ये दो ही साधन होते हैं जिससे कोई भी मटेरियल क्या करता है, चार्ज होता है। ठीक, इसमें दूसरा पॉइंट देखेंगे। अगर कोई भी बॉडी चार्ज हो रहा है बेटा, अगर मान लो ये कोई बॉडी है, अगर ये चार्ज हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है, क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज होता है उसी के बराबर। यानी इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है E, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना चार्ज आ जाएगा। अगर नेक्स्ट हायर जो वैल्यू ये गेन कर सकता है वो कितना गेन कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, इस पे इससे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, या फिर क्या हो सकता है, नेक्स्ट हायर वैल्यू जो चार्ज का गेन कर सकता है वो कितना कर सकता है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी नेचर में जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा बेटा वो किस रूप में होगा, या तो प्लस माइनस ई होगा, प्लस माइनस 2e होगा, या प्लस माइनस 3e डॉट 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 प्लस माइनस NE। यानी कोई भी बॉडी अगर चार्ज होगी तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E के ही अमाउंट में चार्ज होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जहां पे n क्या होगा, मस्ट बी एन इंटीजर। ठीक है, तो अब इस चीज को ध्यान दे बेटा, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपने मिनिमम पॉसिबल वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपने मिनिमम पॉसिबल वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में एग्जिस्ट करे, तो बोलते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्वांटाइज है। इसका मतलब क्या हो गया, जो चार्ज
एग्जिस्ट कर रहा है, जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। यानी इसका मतलब हो गया कि चार्ज इन नेचर इज क्वांटाइज्ड। तो चार्ज इन नेचर इज क्वांटाइज्ड, यानी जो नेचर में चार्ज एग्जिस्ट करेगा बेटा हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका बेटा, जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। यानी हमेशा जो कोई भी चार्ज नेचर में अगर एग्जिस्ट करता है, अगर वो पॉसिबल है, तो हमेशा वो मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के फॉर्म में होगा। ठीक, अगर कभी भी Q को लिखा जाए, कोई चार्ज Q इक्वल टू अगर प्लस माइनस एन ई है, तो हमेशा n क्या हो जाएगा बेटा, एक इंटीजर होगा। यानी नेचर में जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो हमेशा क्वांटाइज रहता है, हमेशा मिनिमम पॉसिबल वैल्यू के ही इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसी अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखें कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा मोनोक्रोमेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर मोनोक्रोमेटिक है, उसके पास जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा हो बेटा, अगर मोनोक्रोमेटिक हो, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है, कोई पढ़ा होगा मोनोक्रोमेटिक, यानी मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब हुआ बेटा, यानी उसका वेवलेंथ सेम हो, सारे वेवलेंथ क्या हो, सेम वेवलेंथ हो। ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ सेम हो, तो उसकी जो एनर्जी होती है बेटा वो भी हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होती है किसका, यस सी बाई लेमडा। यानी जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रह सकती है इतना रह सकती है, या फिर 2 इक्वल टू यस सी बाई लेमडा, या 3 इक्वल टू यस सी बाई लेमडा ही पॉसिबल है। अगर कोई कहे टू किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 2.5 यस सी बाई लेमडा एनर्जी है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो बोला जाता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो भी क्या होती है, क्वांटाइज होती है, और इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, क्वांटाइज है। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, और ये क्या, इसी को बोलते हैं बंडल ऑफ एनर्जी बोलते हैं। जो लाइट में क्या करती है, लाइट भी क्या एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें भी जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है बेटा, क्वांटाइज होती है। सेम वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन नेचर में एग्जिस्ट करता है बेटा, सेम तरीके से क्या होता है, क्वांटाइज होता है, हमेशा अपने मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस चीज को लिखेंगे क्योंकि बोर्ड देना है, बोर्ड में क्या हर चीज लिखा हुआ पाता। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई थी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या था, क्या है कि चार्ज इन नेचर, चार्ज इन नेचर एग्जिस्ट ऑलवेज in integral multiple of minimum possible value that is electronic charge
दैट्स वाई चार्ज ऑफ नेचर इज क्वांटाइज्ड। नेचर में जो चार्ज होता है बेटा वो क्या है, क्वांटाइज है। ठीक, यानी अगर कोई चार्ज Q है इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस n ही है, तो n हमेशा क्या होगा, इंटीजर। ठीक, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज में, चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract। तो हमेशा बेटा जो लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा, चौथी प्रॉपर्टी, चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। चार्ज क्या होते हैं, चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। अगर कोई बॉडी पे अगर बेटा 10 माइक्रोकुलाम चार्ज है, अगर उस पे 20 माइक्रोकुलाम चार्ज और कहीं से आ गया, तो उस बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 30 माइक्रोकुलाम के बराबर। यानी चार्ज क्या होते हैं, एडिटिव इन नेचर होते हैं, यानी चार्ज का हमेशा क्या किया जा सकता है, समेशन किया जा सकता है। सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, निगेटिव साइन लेके जोड़ दो, यानी क्या हो गया, घट गया। तो सब्ट्रैक्शन की भी एक तरह से क्या है, एडिशन ही है। तो चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी but number of charge particle is not conserved, but number of charge particle is not conserved। यानी कहने का मतलब दो पार्टिकल, जैसे ए पार्टिकल है, अगर इस पे क्या है, निगेटिव कोई पॉजिटिव चार्ज है और ए अलग पार्टिकल है, अगर इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, दोनों अगर मिलके एक पार्टिकल बनते हैं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यानी दो पार्टिकल से एक पार्टिकल बना, इस पे पॉजिटिव था इस पे निगेटिव था, तो इस पे क्या हो गया, जीरो चार्ज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। यानी चार्ज कंजर्व हो गए पर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, कंजर्व नहीं है, क्योंकि दो पार्टिकल से एक पार्टिकल। तो चार्ज इन नेचर क्या होता है बेटा, कंजर्व चार्ज हमेशा कंजर्व क्वांटिटी है, बट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नॉट कंजर्व। ठीक, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच which of the which of the following which of the
फॉलोइंग कहाँ गया यार। तो क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट पॉसिबल चार्ज इन नेचर? पहला है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। दूसरा 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तीसरा 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चौथा 8 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। पांचवा 1 कूलम। तुम्हें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल चार्ज इन नेचर। इसमें से कौन सा चार्ज नेचर में पॉसिबल नहीं है? तो क्या देखोगे बेटा, जो Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। अब देखेंगे किस केस में n जो है इंटीजर आ रहा है। अगर इंटीजर आएगा तो पॉसिबल है, अगर n इंटीजर नहीं आएगा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि नेचर में चार्ज क्या है, क्वांटाइज होते हैं। चलो खुद से सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर यहाँ पे n कैलकुलेट करें, यहाँ पे n कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, पॉइंट n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1। जो इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब ये पॉसिबल चार्ज नहीं है। दूसरा 5 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻90 है, तो ये भी क्या इंटीजर नहीं आ रहा है, क्या हो जाएगा 15/16, नॉट इंटीजर। इंटीजर नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी इंटीजर नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे 8 है, 8 जैसे ही क्या करते हैं, 8 डिवाइड बाई 1.65 इंटू 10⁻⁻19, और ये क्या है 10⁻⁻90, इससे कट जाता है और ये कितना आ जाता है बेटा 5, यानी n आ गया, तो ये चार्ज हमेशा क्या है, पॉसिबल है। तुम लोग क्या सोचते हो, 1 कूलम चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है? 1 कूलम चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है? ये पॉसिबल है बेटा। अगर तुम्हारा नहीं आया है तो या तुम करना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। देखो 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। और एक अगर ऊपर गया बेटा तो कितना हो गया, 100 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या हो जाएगा, ऊपर गया, एक से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 10⁻18। अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं क्या हो जाता है 6.25 इंटू 10⁻18, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 625 इंटू 10⁻16।
अगर ये वैल्यू, अगर ये कट पूरा कट नहीं जाता बेटा, अगर ये 5 नहीं आता तो ये भी क्या होता, पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये क्या है, एक इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है यानी, तो यहाँ पे 1 कूलम भी क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। ठीक, तुम लोग किए होगे। एक और क्वेश्चन लो। क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय मेटालिक बॉडी by a metallic body to achieve या to acquire 3.2 माइक्रोकूलम चार्ज। चलो करो बेटा, कोई भी बॉडी माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज ले लो, कोई भी बॉडी है अगर वो 3.2, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना। अगर कोई बॉडी यहाँ पे Q है, कितना है, 3.2 इंटू 10 पावर -6 कूलम। ठीक, अब अब चूंकि क्या कर रहा है बॉडी, क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज होने के लिए क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक, मान लेते हैं n पॉजिटिव आया तो यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, इसी n की वैल्यू बताना। तो बताओ कैसे लिख लोगे, Q इक्वल टू n, Q इक्वल टू n यानी 3.2 इंटू 10 पावर -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा n, ई कितना है बेटा 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ये इस पर आएगा तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर -6 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 पावर -19, और यहाँ से कटेगा तो ये क्या हो गया 2, यानी 2 इंटू 10 पावर 6 90 क्या हो जाएगा 30। तो n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, n इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 10 पावर 30। इतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा टू एक्वायर्ड 3.2 माइक्रोकूलम चार्ज। बेटा अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हमारा किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, जिसको हम लोग डील करेंगे, जिसको हैंडल करना होगा, वो किस लेवल का होगा बेटा, वो हमेशा माइक्रो ऑर्डर का कूलम होगा। जैसे 3 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम, 6 माइक्रो कूलम, इस तरह से हम लोगों को इस तरह के चार्जेस का हमें हैंडल करना पड़ेगा, यानी इसके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है बेटा 1.6 इंटू 10 पावर 19 कूलम वेरी लेस अमाउंट है। इसके रेस्पेक्ट में ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है बेटा वो क्या है, बहुत कम मात्रा है। इसलिए हम लोग जब फिजिकल प्रॉब्लम करेंगे, जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें इस क्वांटाइजेशन का ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इस क्वांटाइजेशन का ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इसके कंपेयर में बेटा ये चार्ज क्या है, बहुत कम है। ऐसे देखो, अगर कोई तुमसे कहे कि भोजन किया है आज थोड़ा ज़्यादा किया है, कितना ज़्यादा किया है, एक चावल ज़्यादा खाया है। अब जितना अगर भोजन तुम करते हो तो उसमें बहुत सारा चावल खाते हो, उसमें एक चावल ज़्यादा खा लिए या कम खा लिए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जब प्रॉब्लम क्वांटाइजेशन का होगा तो करेंगे, लेकिन जब प्रॉब्लम
माइक्रो कूलाम्स के चार्जेस का होगा तो उसमें हम लोग क्वांटाइजेशन का ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे आप? कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ। अगर बेटा 2 पॉइंट चार्जेज हो, क्या हो? 2 पॉइंट चार्जेज हो, मान लो 1 पॉइंट चार्ज ये है और 1 पॉइंट चार्ज ये है। एक क्या है? Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। और दोनों कहाँ है बेटा? फ्री स्पेस में है। और दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो क्या है? R है। दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है? R है। तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। और फोर्स कैसा होगा? अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये इसको F से रिपेल करेगा तो ये भी इसको क्या करेगा? F फोर्स से रिपेल करेगा। और ये जो फोर्सेस हैं हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट के एलांग होंगे। ये जो फोर्सेस हैं हमेशा लाइन ज्वाइन, जो चार्ज पार्टिकल है उसके लाइन ज्वाइनिंग के एलांग होंगे। अगर ये दोनों चार्जेज अगर क्या हो? सेम नेचर के हो तो ये फोर्सेस क्या होंगे? अट्रैक्शन होंगे। ये चार्जेस कहाँ है बेटा? ये हमेशा फ्री स्पेस। ठीक है। तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है बेटा वो हमेशा इन दोनों के चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। और जो उनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो F जो फोर्स होगा उसका फोर्स का जो मॉड होगा ये प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2। कब बेटा? वेन आर फिक्स्ड। और ये जो F मॉड ऑफ F है ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? 1/r² के। कब? वेन Q1 Q2 फिक्स्ड। ठीक है। या फिर इन दोनों इक्वलिटी को, प्रोपोर्शनैलिटी को मिलाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? F जो न्यूटन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखे, ऐसे मॉड ही है तो F लिख सकते हैं। यानी F इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाई r²। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस है। जहां पे K क्या है बेटा? K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹ यूनिट देखोगे K इक्वल टू क्या हो जाएगा? यह फोर्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ पे पहले इसको नहीं लिखते हैं। यानी जो K होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? 1/4πε0 या एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? इसकी जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है। अब जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, इसकी यूनिट और वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड करो, कैलकुलेट करके यहीं से निकालो इसकी वैल्यू। के इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻9। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9। और इसको सॉल्व करके वैल्यू लिखो, सॉल्व करके। और एक वैल्यू मुझे तो याद है, तुम लोग निकाल के लिखोगे तो अच्छे से याद रहेगा, 8.85 इंटू 10⁻−12। और यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ परमिटिविटी हो गया। अगर डायमेंशन देखेंगे, चलो डायमेंशन फाइंड करो। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन क्या होगा बेटा, डायमेंशन कैसे निकालोगे, एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से परमिटिविटी का जो डायमेंशन होगा वो किसके डायमेंशन के बराबर होगा बेटा, बताओ। डायमेंशन ऑफ Q1 Q2 एफ आर स्क्वायर। Q को क्या लिख सकते हैं बेटा, Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी। आई का डायमेंशन क्या होता है, ए, और टाइम का डायमेंशन टी। इसको रख सकते हैं यहाँ पे। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कितना हो जाएगा बेटा, ए टी, यानी ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर डिवाइड बाई एफ का यूनिट डायमेंशन ML T-2। फिर आर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। बताओ। इसको खुद से आप लोग निकाल के लिखोगे, क्या हो जाएगा, -1 ऊपर जाएगा तो, और ये क्या हो जाएगा, L³ एल स्क्वायर है, और L³ टी और ए। ये क्या हो जाएगा, कि अगर मान लो 2 पॉइंट चार्ज है, मान लो दो बॉडी है जो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल दो मेटालिक बॉडी है। अगर इन पे चार्जेज है, समझो अगर इस पे 2Q चार्ज है प्लस 2Q चार्ज है, इस पे क्या है, Q चार्ज है। अगर ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो चार्जेस का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन उसको पोटेंशियल का कंसेप्ट अभी आप लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग सिमेट्री से करेंगे। जैसे ही ये दोनों
बॉडी क्या एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो ये क्या करेगा कि ये जो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, ये कहेगा कि मेरे पे अगर इतना चार्ज आना चाहिए तो ये भी कहेगा कि मेरे पे भी बराबर चार्जेस आने चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी मामले में उनसे कम नहीं हूं। तो क्या करेगा, दोनों को जोड़ के बराबर बराबर हाफ हाफ चार्जेस क्या करेंगे दोनों पार्टिकल पे हो जाएंगे। यानी इस पे क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 3q/2, इस पे भी चार्ज हो जाएगा 3q/2, इस पे भी चार्ज क्या हो जाएगा, जब ये सेपरेट होंगे तो इस पे भी क्या हो जाएगा 3q/। ठीक। तो क्वेश्चन लिखो बेटा, एक क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल स्मॉल मेटालिक स्फेयर, टू आइडेंटिकल स्मॉल मेटालिक स्फेयर separated by a finite large distance क्यों बेटा लार्ज बोल रहे हैं, लार्ज डिस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं ताकि इंडक्शन से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब नहीं न हो। कैरिंग चार्जेस इन रेशियो 2:1, then they exert force here if they are come in contact to each other for sufficient time, then separate. Find forces, force between them। दो कंडीशन है, पहला इफ द चार्जेस carrying, if they carry same charge, same nature of charge, दूसरा if they carry opposite nature of charge। चलो सॉल्व करो बेटा इसको, खुद से सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना है। सिस्टम पोज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। बेटा दोनों चार्जेज हैं, अगर मान लें कि इनके बीच का सेपरेशन क्या रहा होगा, आर रहा होगा। अगर इस पे क्या है 2q चार्ज है, इस पे क्या है q है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा बेटा, k 2q इंटू q डिवाइड बाई r स्क्वायर, या फिर ऐसे कर सकते हैं F/2 इक्वल टू k
क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब दोनों चार्जेस क्या आ रहे हैं, कांटेक्ट में आके अगर सेपरेट होते हैं आर ई डिस्टेंस पे, तो क्या होता है, जैसे ही कांटेक्ट में आए होंगे दोनों पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। इस पे चार्ज कितना आ गया होगा, 3q/2। इस पे भी क्या आ जाएगा, 3q/2। उस कंडीशन में जो फोर्स आएगा एफ डैश, वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, के 3q/2 3q/2 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। और ये कितना हो गया, एफ डैश इक्वल टू 9/4 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे के बाई क्यू स्क्वायर को वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/4 क्यू बाई कितना आ गया बेटा, F/2। यानी जो एफ डैश किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 9/8 एफ के बराबर हो जाएगा। ये कब है बेटा, जब दोनों पार्टिकल पे कैसे चार्जेज हैं, सेम चार्जेज है, सेम नेचर के चार्जेज हैं। अगर दोनों पे अपोजिट नेचर के चार्जेज होते हैं तो यानी इस पे क्या हो जाता है, +2q चार्ज है, और इस पे क्या है, -q चार्ज है। इस कंडीशन में जो एफ लगता है बेटा, वो कितना लगता, के 2q इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यानी F/2 ये तो वही रहेगा, F/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, कंटेक्ट, दोनों चार्जेस क्या आ रहे हैं, कंटेक्ट में आ रहे हैं। तो कंटेक्ट में आएंगे तो नेट चार्ज क्यू हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, ए पे, इस पे भी क्या हो गया, q/2 हो गया, इस पे भी क्या हो गया, q/2 चार्ज। अब इस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, के q/2 इंटू q/2 आर स्क्वायर। यानी F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाई, इतना वैल्यू पुट कर दिया F/2। तो F डैश किसके बराबर हो गया बेटा, F/8 के बराबर। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन का बेटा। एक आंसर ए हो गया, दूसरा आंसर, पहला आंसर ए, दूसरा आंसर हो। तो इस तरह से आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ और सीखेंगे।